एवरीवन, तो कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी आपकी जारी होगी। तो मैं कुछ दिनों से आपको एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के मैथ के क्वेश्चन करा रहा था। अब मैं सीजीएल जो 2025 है उसका मैं सेशन लेकर आया हूँ आज। तो हम पैरेलली एनटीपीसी के लिए भी करेंगे और सीजीएल 25 के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट जो मैथ के क्वेश्चन है वो हम देखेंगे, जो कि आने वाले आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो ये सेशन आपका सीजीएल 2025 के प्रीलिम्स के मैथ के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, जो प्रीलिम्स से क्वेश्चन आ सकते हैं इंपॉर्टेंट। तो चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। देखिए, ए कैन कंप्लीट ए जॉब अलोन इन 6 डेज। ए अकेले 6 दिन में काम करता है, ए और बी मिलकर काम करते हैं तो 4 दिन लगता है काम करने में। तो आपको ये दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर अगर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में खत्म होता है? 4 दिनों में। जबकि ए अगर अकेला करता है तो काम कितना दिन में खत्म होता है? 6 दिन में। तो आप एक काम करो, यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लेकर टोटल वर्क निकाल लो। तो टोटल वर्क कितना होगा? 6 और 4 का एलसीएम होगा 12। तो टोटल वर्क अगर 12 यूनिट है तो ए और बी दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 4 दिन में इस 12 यूनिट काम को कर लेते हैं। तो ए और बी की इफिशियंसी क्या होगी? कंबाइन इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब एक दिन में कितना काम करेंगे? 4 दिन में 12 यूनिट काम करेंगे तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। सिमिलरली ए एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। लिखा क्यों नहीं रहा? ठीक है, ए अकेले क्या करेगा? एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। अब यहां ध्यान से दीजिए तो देखिए, तो ए और बी दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी 3 है जबकि ए की एफिशिएंसी 2 है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? यानी 1 होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 1 डे। ए और बी दोनों कितना दिन तक काम करते हैं? 1 दिन तक काम करते हैं। यहां आइए, तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 यूनिट। तो यहाँ पे ए और बी एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। ठीक है, जबकि मेरा टोटल काम है कितना? टोटल काम आप बोलोगे तो 12 यूनिट है सर। तो 3 यूनिट काम ए और बी ने कर दिया, तो मेरा रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा? बचा काम बचा कितना? तो 12 में से अगर मैं 3 को माइनस कर दूं तो 9 यूनिट काम अभी भी मेरा बचा हुआ है करने के लिए। ए और बी ने एक दिन तक काम किया साथ में, आफ्टर विच बी इज रिप्लेस्ड बाय सी। उसके बाद बी चला गया और बी के जगह पर आया कौन? सी आया। अब क्या हो रहा है? ए एंड सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 3 मोर डेज। अब जो बचा हुआ काम है, मतलब एक दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया, ए और बी, फिर बी चला गया, बी के बाद बी के जगह पर सी आ गया। तो ए और सी ने मिलकर बचे हुए काम यानी इस 9 यूनिट काम को और 3 दिन में उन्होंने खत्म किया। तो हमसे पूछ रहा है कि सी अगर अकेले काम करेगा तो सी को कितना दिन लगेगा काम करने में? अब देखिए, काम बचा कितना है? 9 यूनिट। अब इस 9 यूनिट काम को कर कौन रहा है? ए और सी दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो उनको टाइम कितना लग रहा है? 3 दिन लग रहा है। तो डे का फार्मूला क्या होता है? हम कैसे निकालते हैं कि कितना दिन काम लगेगा? तो टोटल वर्क को इफिशियंसी से डिवाइड करते हैं। किसका इफिशियंसी से? जो जो काम करेंगे। तो यहाँ पे काम कर कौन रहा? 9 यूनिट, ए और सी। ए का इफिशियंसी तो मुझे पता है 2 यूनिट, पर मुझे सी की इफिशियंसी नहीं पता। सी की इफिशियंसी को एक्स अज्यूम कर लो आप। ठीक है, तो 9 यूनिट काम को ए और सी दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो ये क्या आया? दिन आएगा, जबकि दिन तो ऑलरेडी दिया हुआ 3। ठीक है, ये तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो 3 3 के 9। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 प्लस एक्स इक्वल टू 3, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू 1। यानी मुझे सी की इफिशियंसी मिल गई। इफिशियंसी ऑफ सी कितनी है? 1 है। तो अगर सी अकेले इस 12 यूनिट काम को करेगा तो सी को टाइम कितना लगेगा? तो 12 दिन लगेगा। ठीक है, निकाल लो। टाइम टेकन बाई सी टू कंप्लीट 12 यूनिट वर्क इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाई इफिशियंसी ऑफ सी। 12 दिन आएंगे। ठीक है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आसानी से क्वेश्चन ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका इंडिसेस का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है? फाइंड एक्स। एक्स की वैल्यू पर्याप्त कीजिए अगर 5 का पावर 31 प्लस 5 का पावर 31 प्लस 5 का पावर 31। यहाँ ध्यान से देखिएगा तो 5 का पावर 31 जो है 5 बार आया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं आपको ऐसे बोलूं x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, इसको जोड़ो तो आप बोलोगे 1 2 3 5 एक्स है तो 5x हो जाएगा। ठीक है, तो x तो कोई ना कोई तो नंबर है ना। तो सिमिलरली यहाँ 5 का पावर 31, 5 का पावर 31 है तो यहाँ पे क्या 5 बार आया है तो 5 टाइम्स ऑफ 5 का पावर 31 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 का पावर 31 3 बार आया हुआ है तो इंटू है, बीच में इंटू दे दिए, 3 टाइम्स ऑफ 3 का पावर 31 हो जाएगा इक्वल टू 15 का पावर 2x। x की वैल्यू मुझे क्या करनी है?
पता करनी है। अब ध्यान से देखिए, इंडिसेस में एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर a का पावर m इंटू a का पावर n हो, मतलब बेस सेम हो। देखिए बेस क्या, यहाँ पे a बेस होगा और m पावर है, बेस सेम और पावर अलग हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो a का पावर m प्लस n होगा। तो यहाँ पे देखिए 5 का पावर क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब 5 का पावर क्या है, 1 है। यहाँ पे 3 का पावर 1 है। a का पावर m इंटू a का पावर m है, तो a का पावर क्या हो जाएगा m प्लस n, यानी 5 का पावर हो जाएगा 32। सिमिलरली होगा जाएगा यहाँ पे 3 का पावर भी 32 हो जाएगा, इक्वल टू होगा 15 का पावर ट्वाइस x। अब एक और कॉन्सेप्ट समझिए, अगर अगर a का पावर m हो इंटू b का भी पावर m हो, a का पावर m इंटू b का पावर m हो, तो क्या होगा यहाँ पे बेस मल्टीप्लाई, यानी पावर डिफरेंट हो पावर सेम हो और बेस अगर डिफरेंट हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, a b का पावर m हो जाएगा। ऐसे भी आपने देखा होगा ना कि ऐसे ए बी, रुकिए ए क्यूब इंटू बी क्यूब है, तो मैं इसको ए बी का होल क्यूब लिख सकता हूँ ना मल्टीप्लाई करके। तो इसे सिमिलरली देखिए बेस अलग है पर पावर सेम है, तो मैं बोल दूंगा बेस क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 5 3 का पावर 15, 15 का पावर 32 हो जाएगा, 15 का पावर 2x। अब अगर बीच में इक्वल का साइन हो और दोनों तरफ बेस इक्वल है तो पावर को हम इक्वल कर देते हैं, तो पावर कितना है यहाँ पे 2x और यहाँ पे पावर कितना है 32, तो 2x इक्वल टू 32, x का वैल्यू कितना आएगा 16 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी। ये जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसके एग्जाम में आने की काफी ज्यादा चांसेस है, क्योंकि ये एग्जाम में रेयरली कभी आया हुआ है, क्वेश्चन में आया चुका है एग्जाम में ये कई बार, पर ये ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3, आपका नंबर सिस्टम का डिविजिबिलिटी रूल का अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 10 to 103 एंड 460 व्हिच आर डिविजिबल बाय 9। क्वेश्चन में से पूछा कि 103 से लेकर 460 के बीच में कैसे कितने ऐसे नंबर है, कितने ऐसे नंबर है जो कि 9 से क्या हो जाएंगे, डिविजिबल हो जाएंगे। 103 से लेकर 460 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो कि क्या होंगे, 9 से डिविजिबल होंगे। ठीक, तो अब अगर 103 को आप डिवाइड करो 9 से, तो रिमाइंडर कितना, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9 4 आएगा, यानी अगर आप इसमें 5 ऐड करो कितना हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर हो गया, यानी 108 जो होगा ना वो 9 से डिविजिबल होगा। देख लो 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 103 9 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, 104 भी डिविजिबल नहीं है, 108 डिविजिबल है। 108 में अगर फिर से आप 9 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 117 आएगा, फिर डिविजिबल हो गया। ऐसे करते करते 460 तक आपको जाना है, देखना है कितने नंबर आएंगे, उन नंबर को फिर गिन लो, आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तो काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, देखो उसको ध्यान से करेंगे कैसे। अब एक काम करो, इसका फर्स्ट डिजिट पता कर लो, मतलब 103 से लेकर 460 के बीच में कौन सा पहला नंबर पता कर लो जो कि 9 से डिविजिबल होगा, और आखिरी नंबर पता कर लो। तो पहला नंबर होगा 108 जो कि 9 से डिविजिबल हो जाएगा, और 460 को अगर 9 से डिवाइड करो तो 9 5 45, 9 1 कम 9, यानी रिमाइंडर एक बचे 459। देखिए लास्ट नंबर जो होगा 459 जो होगा 9 से डिविजिबल होगा, 9 5 45, 9 1 कम 9, 460 डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये आप पता कर लो 108 से लेकर 459 के बीच में कितने ऐसे नंबर है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट नंबर क्या होगा, बोलोगे आप 117 हो जाएगा, ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे आप इसको एपी के थ्रू बनाओ, यहाँ पे क्या होगा, ये मेरा nth टर्म हो जाएगा, ठीक है। जबकि nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, nth टर्म का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। nth टर्म का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। a का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म होगा, n का मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्म, वही तो मुझे निकालना है। d का मतलब क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो nth टर्म कितना 459, a कितना है 108 प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू तो मुझे फाइंड आउट करना 9। d देखिए कॉमन डिफरेंस कितना है 108 के बाद इस नेक्स्ट नंबर क्या है 117, यानी 9 का डिफरेंस होगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करो, तो 459 में 108 को इधर ले आओ, 459 में से 108 को हटाओगे कितना होगा, 351 हो जाएगा आपका, ठीक है। 351 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। अब 9 से इसको काट दो, 9 1 जा 9, देखो 9 3 27, 9 9 81, 39 हो जाएगा। तो n माइनस 1 का वैल्यू कितना आया, 39, n इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी 40 ऐसे नंबर है 103 से लेकर 460 के बीच में जो कि 9 से डिविजिबल होंगे, ठीक है।
तो ये मैंने एपी के थ्रू इसको बना लिया। ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसके एग्जाम में आने की काफी ज्यादा चांसेस है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ रहा है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते रहिए, कोई भी आप अगर आपके पास बुक हो किरण का हो या आपके पास पिनिकल का हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही क्या है आपका मोर देन आपके 80% क्वेश्चन जो होते हैं प्रीवियस ईयर से ही आते हैं। तो प्रीवियस ईयर अगर आप एटलीस्ट 2 से 3 बार अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपको मैथ में फुल स्कोर करने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, साथ ही साथ ऑब्वियसली आपको मॉक भी देना पड़ेगा। ओके, तो आप रेगुलरली पढ़ते रहिए। अच्छा, पढ़ने से याद आया, अगर आपको डेडिकेटली पढ़ना है कि आपने अगर ये ठान लिया कि इस बार ही अगर नौकरी आपको निकालना है, तो ये आईबीटी हमारा ये जो बेहाला जो ब्रांच है, यहाँ पे एसएससी, बैंकिंग और रेलवे के कंबाइंड बैचेस वगैरह चल रहे हैं, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ऑब्वियसली हमारा जेनेसिस ऐप का सपोर्ट मिल जाएगा। इस ऐप में आपके जितने भी प्री रिकॉर्डेड वीडियोज हैं, ठीक है, जो लेक्चर्स है, जो नोट्स है, जो क्वेश्चंस है, ठीक है, जो टेस्ट है, सभी आपके ऑलरेडी आपको मिलेंगे। स्मार्ट क्लास है, रिकॉर्डेड वीडियोस और साथ ही साथ एक्सपर्ट फैकल्टीज की भी सुविधाएं आपको मिलेंगी। तो अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो ये दिया गया जो नीचे में नंबर, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, तो आपको और ज्यादा जानकारी मिल जाएगी कोर्स फीस के बारे में भी, और जो आपका डिस्काउंट चले उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। तो जल्द से जल्द आप एडमिशन लें अगर आपको जल्द से जल्दी नौकरी चाहिए तो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि 16% ऑफ एग्स बाउट बाय ए शॉपकीपर गॉट ब्रोकन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। एक दुकानदार है, उसने कुछ अंडा खरीदा, ठीक है, कहीं से अंडा खरीदा, अब अंडा खरीद के अपने दुकान पे लेके जा रहा है क्योंकि उसको बेचना भी तो है, पर ले जाते हुए क्या हुआ ना, ट्रांसपोर्टेशन में 16% अंडे टूट गए। मैं अज्यूम करता हूं कि 100 अंडे उसने खरीदे हों, ठीक है, 100 अंडे खरीदे तो 16% का मतलब 100 का 16% निकाल, यानी 16 अंडे टूट गए, तो बचे अंडे कितने, 84 अंडे बचे। ओके, और सेलिंग द रिमेनिंग एग्स, बचे हुए अंडे को बेचने पर, बचे हुए अंडे कितने, 84 है, तो 84 एग्स को बेचने पर द शॉपकीपर्स ओवरऑल प्रॉफिट टर्न आउट टू बी 8%। तो उस दुकानदार का प्रॉफिट कितना हुआ, ओवरऑल, ओवरऑल का मतलब क्या बोल रहे थे, बेचे अंडे कितने, 84 अंडे, पर जो प्रॉफिट है वो पूरे पर बता रहा है, ओवरऑल मतलब पूरे 100 अंडे पर प्रॉफिट बता रहा है, तो 100 पूरे अंडे पर प्रॉफिट कितना हुआ, 8% हुए। अब मैं अज्यूम करता हूं लेट सीपी ऑफ 100x इक्वल टू 100 रुपीज। मैं अज्यूम कर लिया मैंने कि 100 अंडे को 100 रुपए में खरीदा, ठीक है, तो ओवरऑल उसको कॉस्ट कितना पड़ा, टोटल 100 रुपया, लेकिन 16% अंडे खराब, यानी 16 अंडे खराब, बेचे अंडे कितने उसे, 84 अंडे बेचे, 84 अंडे बेचे पर 8% का फायदा ओवरऑल, यानी पूरे अंडे के कॉस्ट पर, तो पूरे अंडे का कॉस्ट कितना था, 100 रुपया, तो 8% प्रॉफिट हो रहा, तो बेच कितना मेरा, 108 रुपए में बेच रहा हूं, ठीक है, 108 रुपए में बेच रहा हूं। आगे बोला इफ द शॉपकीपर हैड नॉट गॉट एनी ब्रोकन एग, आप बोला कि अगर कोई अंडा अगर टूटता ही नहीं, कोई अंडा अगर नहीं टूटता एंड हैड सोल्ड देम एट द सेम प्राइस, और सभी अंडे को सेम प्राइस पर बेचता, तो उसको टोटल कितना परसेंट का प्रॉफिट होता, बोल रहा कि करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस बताइए। ठीक है, तो देखिए कैसे करूंगा मैं, 84 अंडे को उसने बेचा, 84 अंडे को बेचा उसने कितने रुपए में, तो आप बोलोगे कि 108 रुपए में सर, क्योंकि 100 रुपए में तो खरीदा था ना, और ओवरऑल पे 8% का प्रॉफिट हुआ, तो 100 पे 8% का प्रॉफिट मतलब 108 पे बेच रहा हूँ, तो 84 अंडे को 108 पे बेच रहा है। अब बोला कि अगर कोई अंडा नहीं टूटा, यानी अगर पूरे के पूरे 100 अंडे होते तो 100 अंडे पे कितना परसेंट का प्रॉफिट होता, तो ये निकालने, 84 अंडे को बेच रहा है 108 रुपए में, तो एक अंडे अगर होते तो कितने रुपए में बेचता, तो आप बोलोगे 108 बट्टा 84, तो अगर पूरे के पूरे 100 अंडे होते मेरे, तो 100 अंडे को कितना बेचता, 100 अंडे का कॉस्ट निकाल लो, 108 बट्टा 84 इंटू 100, 12 सत्ते 84, 12 9 108, तो हो जाएगा आपका 900 बटा 7, 900 बटा 7, इसको आप कन्वर्ट करो डेसिमल में, कितना आ रहा, 9 7 1 कम 7, 2 आ रहा, 7 दूनी 14, 6 बच रहा, 7 8 56, 4 बचा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट लेने को बोला, ठीक है, 7 8 56, 4, 7 5 35, 7 7 49, ठीक है, यानी अगर 100 अंडे हो रहे हैं, 100 अंडे को अगर सेम प्राइस पे बेचता, मतलब जितने में बेचने पर उसको 8% का प्रॉफिट हुआ, तो 128.57 में बेचता। अब खरीदा है कितना, 100 अंडे को, तो आप बोलोगे सर खरीदा 100 अंडे को तो 100 रुपए में ही खरीदा, जबकि 100 अंडे को बेच कितना रहा, 128.57 में बेच रहा, तो ओवरऑल यानी प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, तो आप बताओ प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो आप बोलोगे 100 में तो खरीदा था, बेच रहा 128 में, 28.57 का फायदा हो रहा 100 पर, तो उतना ही परसेंट होगा, यानी 28.57% का लाभ हो रहा है अगर पूरे के पूरे अंडे बेचता तो।
ठीक है, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ही है और आसान भी है, ठीक है। इस मेथड से बनाओगे बहुत आसान है अगर आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आखिरी क्वेश्चन है मेरा हमारा आज के सेशन का। देखिए क्वेश्चन से इसको समझाने से पहले थोड़ा मुझे कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या हो गया, प्राइस ऑफ राइस इज रिड्यूस्ड बाय 30%, चावल की जो कीमत जो है 30% घट गई। बट इन स्पाइट ऑफ द डिक्रीज, लेकिन घटने के बावजूद निशु एंड्स अप इंक्रीजिंग हर एक्सपेंडिचर, घटने के बावजूद निशु क्या कर रही है, अपने खर्चे को बढ़ा रही है। कितना बढ़ा रही है, 40% बढ़ा रही है। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन हर मंथली कंजम्पशन ऑफ राइस, तो महीने में उसका मंथली जो राइस, जितना राइस वो लोग खा रही है निशु की फैमिली, तो कितना परसेंट कंजम्पशन उनका इंक्रीज हुआ और कितना ज्यादा वो लोग खा रहे हैं, ये पूछ रहा है। अब देखिए प्राइस और कंजम्पशन का ये क्या है क्वेश्चन है, देखिए समझिए आप। पहले कॉन्सेप्ट मैं समझा दूंगा, प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन। ठीक है, if एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट, तो पहले लिखना चाहिए था, सुनिए ध्यान समझिएगा। अगर मेरा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट का मतलब क्या हो रहा है कि मान के चलो पहले 1 किलो चीनी का 1 किलो चावल की कीमत थी 100 रुपए थी, ठीक। तो मैं क्या करता था, मैं दुकान में जाता था 100 रुपए लेकर, तो दुकानदार मुझे क्या करता था, 100 रुपए में देता, दुकानदार मुझे 1 किलो चावल दे देता था, ठीक। बहुत सही चल रहा अभी तक। लेकिन अचानक से एक दिन क्या हुआ ना, चावल की कीमत बढ़ गई 20%। तो पहले 1 किलो चावल की कीमत कितनी थी, 100 रुपए थी। जैसे ही 20% चावल की कीमत बढ़ी, आप 1 किलो चावल की कीमत हो कितनी गई, 120 रुपया होगी। तो मैं क्या किया, दुकानदार को, अब मुझे पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं कि दाम बढ़ी हुई है, कीमत बढ़ गई है। मैं दुकानदार के पास गया, मैंने 100 रुपये दुकानदार को दिया, मैंने उसको क्या कहा कि 1 किलो चावल दीजिए। तो दुकानदार ने क्या बोला कि भैया 20 रुपये और दीजिए, क्योंकि कीमत बढ़ गई है, दाम बढ़ गई है, ठीक है, 20 रुपये और दीजिए। अब प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास उस समय मेरे जेब में 100 रुपये ही थे, मतलब मेरा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, मैं 100 रुपये पहले खर्चा कर रहा था, अभी दाम बढ़ गया, लेकिन फिर भी मैं 100 रुपये ही खर्चा करूंगा, उससे ज्यादा पैसे है नहीं मेरे पास, ठीक है। तो मैंने पॉकेट मैंने देखा, 1 रुपया भी नहीं है। मैंने दुकानदार को मैं क्या बोलूंगा, 100 रुपये का जितना होता है आप उतना ही दे दीजिए, यानी मैं एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना चाह रहा हूँ। अगर मैं दुकानदार को 20 रुपये दे देता, दुकानदार मुझे 1 किलो फिर से दे देता, लेकिन मैं दुकानदार को 20 रुपये मैंने नहीं दिया क्योंकि पैसे है नहीं, यानी मेरा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। तो दुकानदार क्या करेगा, मुझे 1 किलो चावल देगा, 1 किलो से कम देगा, ऑब्वियसली 1 किलो से कम देगा क्योंकि दाम तो बढ़ गई है ना। 1 किलो चावल 120 है, मैंने 100 रुपये दिया तो दाम बढ़ गया। तो दाम यानी क्या होता है, अगर प्राइस बढ़ती है ना तो कंजम्पशन डिक्रीज होता है, यही होता है। इसलिए इनवर्सली एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अब सेम सिचुएशन पे आइए आप दूसरा, कि चावल की कीमत जो है 30% घट गई। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो 1 किलो चावल 100 रुपये में मिलती थी, अब वही 1 किलो चावल मुझे 70 रुपये में मिलेगी। तो मैं दुकानदार के पास फिर से गया चावल खरीदने, मैंने 100 रुपये दिया, मैंने बोला कि चावल 1 किलो, तो दुकानदार ने क्या किया, मुझे 30 रुपये रिटर्न दिए। लेकिन क्या करना, मुझे एक्सपेंडिचर मुझे चेंज नहीं करना, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। मैं क्या बोलूंगा दुकानदार को, 100 रुपये का जितना होता है सब दे दो, मुझे खुले पैसे नहीं चाहिए। तो दुकानदार क्या करेगा, मुझे 1 किलो चावल देगा, 1 किलो से ज्यादा देगा, तो ऑब्वियसली 1 किलो से ज्यादा देगा, ठीक है। तो यानी प्राइस अगर घट रहा है तो कंजम्पशन मेरा बढ़ जाएगा, क्वांटिटी मेरा बढ़ जाएगा, अगर मेरा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहा तो। यानी ये समझ में आपको, प्राइस और कंजम्पशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी प्राइस का जो रेशियो होगा कंजम्पशन का उसका रेशियो क्या होगा, ये क्वांटिटी का रेशियो उल्टा होगा। अगर मैं आपको बोली प्राइस का रेशियो 3:4 है, तो कंजम्पशन या क्वांटिटी का रेशियो कितना होगा, 4:3 हो जाएगा। ये आपको समझना चाहिए, प्राइस और कंजम्पशन होंगे इनवर्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, प्राइस और कंजम्पशन इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। पहले क्या बोला था कि प्राइस 30% घट गई है, तो चीनी की प्राइस जो 30% घट गई, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि पहले प्राइस अगर चीनी का 100 रुपया था, यानी पहले मैं अगर 100 रुपये खर्चा करता था, पहले 1 किलो चावल पे मैं अगर 100 रुपये खर्चा करता था, अब 1 किलो चावल पे मुझे कितना खर्चा करना पड़ेगा, 30% घट गया तो 70 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। यानी क्या हुआ, प्राइस हुआ, प्राइस 100 से 70 हुआ। प्राइस 100 था तो पहले भी प्राइस हो कितना गया, 70 हो गया। पहले मैं 100 रुपये खर्चा करता था, अभी मुझे खर्चा कितना पड़ेगा, 70 रुपये ही खर्चा करना पड़ेगा 1 किलो चीनी पे, ठीक है। प्राइस 100 से 70 हुआ। तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया ना कि प्राइस अगर 3-4 हो तो क्वांटिटी क्या होगा, या कंजम्पशन कितना होगा, 4-3 होगा, ठीक है। लेकिन मैं देखो दोनों को मैं लिख नहीं रहा हूं, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता प्राइस अगर 3-4 है, अगर ऐसे मैं क्या कर रहा हूं, लेफ्ट टू राइट पढ़ रहा हूं, तो राइट टू अगर लेफ्ट पढ़ूंगा 4 से 3 क्या होगा, मेरा क्वांटिटी होगा। तो ऐसे समझो आप,
प्राइस 100 से 70 रुपया हो गया, तो क्वांटिटी क्या होगा, क्वांटिटी उल्टा पड़वा, क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 70 से 100 हो जाएगा। प्राइस घटा ना तो क्वांटिटी तो बढ़ जाएगा ना, तो प्राइस 100 से अगर 70 हुआ तो क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 70 किलो पहले खा रहे थे तो अभी 100 किलो में खाऊंगा, ये हो गया। तो आप ऐसे समझो प्राइस का उल्टा क्वांटिटी, ये मेरा प्राइस है, ठीक है, तो उसका उल्टा होगा तो मैं क्या होगा, ये मेरा कंजम्पशन है, कंजम्पशन है। अगर ऐसे जाऊंगा ऊपर से नीचे जाऊंगा, नीचे से अगर ऊपर जाऊंगा, बॉटम से अगर मैं टॉप जाऊंगा तो मेरा क्या कंजम्पशन है, टॉप से अगर मैं बॉटम आऊंगा तो क्या होगा, मेरा प्राइस है। तो प्राइस 100 रुपए खर्चा कर रहे थे, अभी खर्चा करना कितना करना पड़ेगा, 70 रुपए की दाम घट गया, तो मेरा कंजम्पशन कितना होगा, पहले 70 किलो यूज कर रहे थे तो अभी 100 किलो यूज कर रहे थे। लेकिन आगे देखिए क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, आगे में, लेकिन क्वेश्चन बोला कि नहीं, लेकिन फिर भी निशु ने क्या किया, अपना एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया। निशु यानी पहले 100 रुपए खर्चा कर रही थी तो उसको बोला गया कि नहीं भाई आप 70 रुपए खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन निशु बोला नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या करूंगा, प्राइस को घटाऊंगी, उल्टा बढ़ाऊंगी। कितना परसेंट बढ़ाएगी, 40%। यानी पहले अगर 100 रुपए खर्चा कर रही थी तो अभी वो बोलेगा अभी 140 रुपए खर्चा करेगी। पहले अगर 100 रुपए खर्चा कर रही थी तो 140 रुपए आप खर्चा करेगी। तो आपसे पूछा कि बताइए कंजम्पशन कितना परसेंट बढ़ेगा, यानी कंजम्पशन कितना हो जाएगा, कंजम्पशन मैंने अभी जस्ट आपको पता है कंजम्पशन उल्टा होता है, तो कंजम्पशन पहले 70 था तो अभी 140 हो जाएगा, क्योंकि ये बढ़ गया ना, अब इससे कंपेयर नहीं करेंगे। कंजम्पशन पहले 70 था तो अभी 140 हो जाएगा, यानी कंजम्पशन बढ़ा कितना आप बताओ, तो कंजम्पशन बढ़ा 70 बढ़ा, ये 70 कंजम्पशन किस में बढ़ा, 70 में ही, तो 100 में कितना बढ़ेगा, ठीक है, तो कंजम्पशन मेरा हो जाएगा 100% कंजम्पशन मेरा इंक्रीज हुआ, ठीक है, कंजम्पशन मेरा 100% इंक्रीज होगी, सॉरी तो डिक्रीज है ना, 100% इंक्रीज होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया। आप प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन उठा के देखो ना, मैथ की कोई भी बुक उठा लो, किरण या फिनिकल का उठा लो, आप इस क्वेश्चन को देखो ही देखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहीं तक आज का सेशन था, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, बाय।